नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज सोनी RDS हॉटस्पॉट चैनल में आपका स्वागत करता हूं। कल हमने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में विस्तृत अध्ययन किया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। आज हमें पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में। संविधान की प्रस्तावना में विस्तृत अध्ययन किया था भारतीय संविधान की प्रस्तावना का। आज हमें पढ़ना है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन, जिनमें हमें अनुसूचियां भी जोड़नी हैं, और एक महत्वपूर्ण वाद केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973, इस विषय में भी चर्चा करनी है। तो सबसे पहले भारतीय संविधान की प्रस्तावना के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन के बारे में चर्चा करते हैं। चलिए देखते हैं। पहला कथन है, प्रस्तावना संविधान की आत्मा है। यह कथन किसने दिया है? ठाकुर दास भार्गव। प्रस्तावना किसकी? संविधान की आत्मा है। ये कथन किसने दिया है? ठाकुर दास भार्गव। अगला कथन है, प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। प्रस्तावना संविधान का महत्वपूर्ण भाग है। यह कथन किसने दिया है? यह भी कथन किसने दिया है? ठाकुर दास भार्गव ने। तीसरा कथन है, प्रस्तावना संविधान की कुंजी है। यह कथन किसने दिया है? अर्नेस्ट वॉकर। प्रस्तावना राजनीतिक जन्म कुंडली है। कन्हैयालाल मणिलाल मुंशी ने दिया है। यह कथन बहुत महत्वपूर्ण कथन है। हर कथन एग्जाम में आएगा। हर कथन, ये सब जितने महत्वपूर्ण 5-6 कथन लिखे, ये एग्जाम में कई बार आ चुके हैं। इस वजह से मैं आप लोगों को ये कथन बता रहा हूं। बिल्कुल एग्जैक्ट याद होने चाहिए ये कथन। राज्य के नीति निर्देशक तत्व राज्य की आत्मा है। यह कथन किसने दिया है? जी ऑस्टिन ने। किसने दिया है? ग्रीनवेल ऑस्टिन। फिर है, प्रस्तावना कल्याणकारी राज्य के रहस्यमयी सिद्धांत है। यह कथन किसने दिया है? जेवी कृपलानी ने। यह प्रस्तावना के संबंध में सभी लोगों ने अपने अपने कथन दिए हैं। जैसे संविधान सभा के बारे में कहा था, यह एक जाति की संस्था है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ये सभी कथन अपने अपने बाद में आते हैं एग्जाम में। जैसे विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी के विषय में कहा था, अर्धनग्न फकीर। और जब महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन से लौटे थे तो उन्होंने कहा था कि मैं खाली हाथ लौटा जरूर हूं, पर मैंने अपनी इज्जत को और भारत की इज्जत को बट्टा लगने नहीं दिया। ये कथन सबसे ज्यादा आते हैं। एक और कथन है गुरु नानक जी के बारे में। जो गुरु नानक जी को बाबर ने कैद कर लिया था तो उन्होंने कहा था कि न्याय ने अब पंख लगा लिए हैं और न्याय अब उड़ गया है। ये सभी ऐसे महत्वपूर्ण कथन एग्जाम में बहुत बार आते हैं। देखिए, अनुच्छेद 32 में क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये कथन किसने दिया है कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है? ये कथन दिया है VR अम्बेडकर ने। VR अम्बेडकर की 2 महत्वपूर्ण पुस्तकों के बारे में बताया था मैंने। पाकिस्तान पर विचार, जो 1940 में आई थी, और एक और हिंदू धर्म की पहेलियां। ये इंदौर के महू के निवासी हैं। तो ये सभी कथन एग्जाम में बहुत बार आए हैं, तो इन पर ध्यान देंगे। अब करते हैं भारतीय संविधान की अनुसूचियों के बारे में। अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 अनुसूचियां हैं। पहला है संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। अनुच्छेद 1 भी यही कहता है, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। तो पहली अनुसूची क्या है? संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र। इतनी याद करनी है, प्रीलिम्स में यही इतनी महत्वपूर्ण है। आगे इसके विषय में चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं आप लोगों को डिटेल बताता जाऊंगा। दूसरी अनुसूची है प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों के वेतन एवं भत्ते। दूसरी अनुसूची क्या प्रदर्शित करती है? वेतन एवं भत्ते। कीवर्ड याद करना है बस। तीसरा है प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारियों की शपथ का प्रारूप, कि जो भी अधिकारी होंगे, जो पदाधिकारी होंगे, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल को छोड़ दिया जाएगा। फिर है चौथी अनुसूची, राज्यसभा में सीटों का आवंटन। क्या है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। फिर पांचवा है ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान। ST/SC क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान। ST/SC जब आप नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे और अनुच्छेद 46 पढ़ेंगे
तो आप ST SC के संबंध में डिटेल में अध्ययन करेंगे जब नीति ने DPSP की बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। AMTM अर्थात असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम के प्रशासन के संबंध में विशेष प्रावधान। फिर है 7वीं अनुसूची, केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। सबसे महत्वपूर्ण अनुसूची है। हम सभी जानते हैं कि केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का क्या किया गया है, बंटवारा किया गया है। कुछ विषय संघ सूची को दिए गए हैं, कुछ विषय राज्य सूची को दिए गए हैं, कुछ विषय समवर्ती सूची को दिए गए हैं। तो इस बारे में अब चर्चा करनी है। तो केंद्र एवं राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। देखिए संघ सूची दी है, पहले संघ सूची को डिटेल में पढ़ते हैं। संघ सूची में पहले 97 विषय थे जो वर्तमान में अब कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। ठीक है, संघ सूची के विषय में कानून कौन बनाता है, केंद्र सरकार बनाती है। पहले कितने विषय थे, 97 विषय थे, अब कितने हो गए हैं, 100 हो गए हैं। और अनुच्छेद 246(1) में संघ सूची के विषय में बताया गया है। ठीक है, लिख देंगे जैसे 246(1) कितने विषय हैं, अब 100 हैं। पहले कितने थे, 97 थे। अब राज्य सूची में विषय में कानून कौन बनाता है, राज्य सरकार बनाती है। अनुच्छेद 246(3) विषय कितने हैं, पहले 66 विषय थे, अब कितने विषय बचे हैं, 61। याद रखेंगे, पहले कितने थे, 66 थे, अब कितने हैं, 1। अब बात करते हैं समवर्ती सूची, जिसमें राज्य और केंद्र दोनों कानून बना सकते हैं। इस विषय में क्या है, इसमें पहले थे 47, कितने थे, 47, अब कितने हैं, 52 विषय। कितने, 52 हैं, कितने विषय हैं, 52 विषय हैं। और 246(2) में है इसका वर्णन, समवर्ती सूची का। याद रखेंगे, संघ सूची का 246(1) में वर्णन है, राज्य सूची का 246(3) में वर्णन है, और समवर्ती सूची का 246(2) में वर्णन है। अब बात करते हैं भाषा का। 8वीं अनुसूची के बारे में बताती है, किसके बारे में बताती है, भाषा के बारे में बताती है। मूल संविधान में कितनी भाषाएं थी, 14 भाषाएं थी। कितनी थी, 14 भाषाएं थी। वर्तमान में कितनी है, 22। तो जोड़ी गई होंगी, 8 भाषाएं बाहर से जोड़ी गई हैं। तो पहली भाषा जो पहली संशोधन में जुड़ी है, 21वें संविधान संशोधन 1967 में पहली भाषा जोड़ी गई है, सिंधी। कौन सी, सिंधी। फिर 71वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन कौन, 71वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 3 भाषाएं जोड़ी गई हैं, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। कौन कौन, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली। फिर 92वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा 4 भाषाएं जोड़ी गई हैं, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। कौन कौन, मैथिली, संथाली, बोडो, डोंगरी। अब आगे चलते हैं 9वीं अनुसूची में। 9वीं अनुसूची क्या बताता है, वे विषय जिन्हें न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अर्थात भूमि अधिग्रहण संबंधी मामले। लेकिन 11 अप्रैल 2007 में एक संशोधन किया गया, जिसके द्वारा कहा गया कि इन्हें न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। यह प्रथम संशोधन हुआ था 1951 में, जब कहा गया कि कुछ विषयों को न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार नहीं दिया गया। आगे चलते हैं 10वीं अनुसूची में। दल बदल के विषय में है 10वीं अनुसूची। इस विषय में जो संशोधन हुआ था, ये जोड़ी कब गई थी, 92वें संविधान संशोधन 1985 के द्वारा। 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई, पंचायती राज्य संस्थाएं हैं 11वीं अनुसूची में। 73वां संविधान संशोधन 1992, और इसमें कुल कितने विषय हैं, 29 विषय हैं। जब हम स्थानीय स्वशासन की चर्चा करेंगे, पंचायती राज व्यवस्था की चर्चा करेंगे, तो पंचायती राज संस्थाओं के विषय में पूरा वर्णन करेंगे कि कैसे त्रिस्तरीय पंचायत आई, कैसे बलवंत राय मेहता समिति ने इसके विषय में किया गया, इसका विस्तार किया। और 2 स्तरीय पंचायत किसने दी, 4 स्तरीय पंचायत किसने दी, थोंगन समिति का संबंध किससे है,
ठीक है। लक्ष्मीवल सिंघवी समिति का संबंध किससे है, सब विषय में, पंचायती राज व्यवस्था के विषय में अलग से एक टॉपिक बनाऊंगा, अलग से चर्चा करेंगे, आधा 1 घंटे का टॉपिक रहेगा। फिर है 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय के विषय में, इसमें 18 विषय हैं। 74वां संविधान संशोधन 1993, कौन सा, 74वां संविधान संशोधन 1993। अब देखिए, अब मैंने बताया था कि हम आज एक बहुत बड़े बात के बारे में चर्चा करेंगे जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना के आधारभूत ढांचे से जुड़ा हुआ है, वो है केशवानंद बनाम भारती केरल राज्य। सबसे पहले चर्चा करते हैं केशवानंद के बारे में। केशवानंद जी कौन थे? तो केरल के इडनीर नामक एक हिंदू मठ था। कौन सा? इडनीर नामक हिंदू मठ था। कौन सा मठ था? इडनीर। केरल के इडनीर एक मठ था हिंदू केरल में, जिसके मठाधीश कौन थे? केशवानंद। यह पूरा मामला भूमि अधिग्रहण संबंधी मामलों से जुड़ा हुआ है। भूमि सुधार कानून बनाए, 2 भूमि सुधार कानून बनाए गए केरल में, केरल सरकार ने, जिसके विषय में केशवानंद ने हाई कोर्ट में अपील की और हाई कोर्ट में अपील इनकी खारिज हो गई और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं। कब हुआ था ये केशवानंद बनाम भारती केरल राज्य? 24 अप्रैल 1973। डेट भी लिख लेंगे, अप्रैल 24। केशवानंद बनाम भारती केरल राज्य में अभी तक की सबसे बड़ी पीठ बैठती है। कितने जजों की? 13 जजों की। कितने जजों की? 13 जजों की एक पीठ बैठती है। और इसमें बताया गया कि जो संविधान की प्रस्तावना है वो बुनियादी ढांचे के अंतर्गत आती है और संविधान के बुनियादी ढांचे में, आधारभूत ढांचे में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा। इन 13 जजों की बैठक जब होती है तो इसमें 7 जज पक्ष में होते हैं और 6 जज विपक्ष में होते हैं। क्या होते हैं? 7 जज पक्ष में होते हैं और 6 जज विपक्ष में होते हैं। तो मत कहाँ है? 7 जजों पर है, अर्थात संविधान की प्रस्तावना को आधारभूत ढांचा माना जाएगा। इस विषय में चर्चा होती है और आधारभूत ढांचे में संशोधन संसद नहीं कर सकती है। और इनकी जो बहस चलती है 68 दिन ये मामला चलता है। कितने दिन चलता है? 68 दिन ये मामला चलता है। आगे चलते हैं। बाद में बताया गया कि जो केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य है उसमें कि संसद अपनी मनमानी नहीं करेगी। संसद अपनी मनमानी क्यों नहीं करेगी? क्योंकि संसद चाहे तो किसी भी विषय पर संशोधन करके, संविधान संशोधन करके अपना नियम लागू कर सकती है, लेकिन न्यायालय ने कहा कि हम समय समय पर बताते रहेंगे कि कौन सी चीज़ आधारभूत ढांचे के अंतर्गत आती है और कौन सी चीज़ आधारभूत ढांचे के अंतर्गत नहीं आती है। क्योंकि केशवानंद बनाम भारती केरल राज्य में उन्होंने कहा था कि यह अनुच्छेद 26 का उल्लंघन है। आप लोग सब जानते हैं कि अनुच्छेद 26 में क्या कहा गया है कि कोई व्यक्ति अपने धर्म का प्रचार प्रसार सब कुछ कर सकता है और उनका अपनी जो संस्था है उनका प्रबंधन कर सकता है और जंगम या स्थावर संपत्ति, चल या अचल संपत्ति का संयोजन कर सकता है। लेकिन इसमें यहाँ केरल सरकार ने तुरंत क्या किया था? उनकी बातों को, केशवानंद भारती की बातों को नहीं माना था। इस वजह से वो कहाँ गए थे? सुप्रीम कोर्ट गए थे और सुप्रीम कोर्ट ने सीधे 13 जजों की बैठक होती है जिसकी अगुवाई कौन करते हैं? अगुवाई खिलची वाला करते हैं, एसएन या AK सिंह ऐसे कुछ करके करते हैं, देख लीजिएगा। तो जब 13 जजों की पीठ बैठती है, सबसे बड़ी पीठ बैठती है और वो क्या बताती है कि प्रस्तावना संविधान का आधारभूत ढांचा है और आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित होता है। क्या होता है? आधारभूत सिद्धांत प्रतिपादित होता है। आई होप आप लोगों को सबको समझ में आया होगा केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य। अब इसके बाद SR बम्बईवाद का, गोलकनाथ बनाम भारत संघ, इन सब के विषय में चर्चा करेंगे। जितने भी वाद हुए हैं सबके विषय में चर्चा करेंगे। आपको अगर यह आज की क्लास पसंद आई है तो RDS हॉटस्पॉट चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए।
धन्यवाद।